सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ और मेरे 20 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। ये इतना घटिया सिस्टम है, आप सोच नहीं सकते कि कोई गरीब बंदा ताकतवर के सामने इस पाकिस्तान में जो आइन और कानून चल रहे हैं इंसाफ का सोचे भी ना। बेशक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, बेशक वो सादा पाकिस्तानी है। उर्दू टाइम्स में नाज़रीन आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे एक समंदर पार पाकिस्तानी की दास्तान जो जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदता रहा और कब्जा माफिया इस पर राज करता रहा। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर अवान साहब, उर्दू टाइम्स में आपको खुशामदीद। अच्छा नासिर अवान साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है और इसके साथ साथ आप ये बताएं कि आपने 15 साल कौन से मुल्क में मुकीम रहे। जी, मैं गुजरात शहर का रिहायशी हूँ और मैं सऊदी अरब में 15 साल रहा हूँ सऊदी अरब में। तो नासिर अवान साहब, आपके कितने बच्चे हैं और आपका जरिया मुआश क्या है? मेरे 5 बच्चे हैं और मैं पिछले तकरीबन 4 साल से तो 5 साल से इस्लामाबाद की सड़कों पे हूँ और मैं जो अब मेरे पास वसाइल थे मैंने इस केस के ऊपर लगाए हैं और मैंने पूरी दुनिया से ये मदद ली है, बैतुल माल से मैंने मदद ली है कि किसी तरीके से मैं अपना केस उधर तक पहुँचा सकूं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आपने ये जो प्लॉट का आपका मसला है, आपने ये प्लॉट किस सन में खरीदा और आपने किससे खरीदा? ये मैंने 1990 में प्रॉपर्टी खरीदी है और ये 3 भाई थे, असलम, शरीफ और मनीर। मैंने उनसे ये ज़मीन खरीदी है। आपने प्लॉट खरीदते वक्त मौके की निशानदेही करवाई थी? जी, मौके की निशानदेही पहले ही थी। 3 फुट दीवारें थी, फिर मैंने 6 फुट की दीवारें बनाई, गेट लगाया और अपना एक मुलाजम उधर रखा। अच्छा, आप हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये कौन से बाअसर अफराद हैं जिन्होंने आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा किया हुआ है? जी, मेरा ये गुजरात का केस है और ये जो बंदे हैं, ये एक का नाम है चौधरी नदीम अख्तर मल्ली और एक चौधरी तारक दराजी है और ये परवेज़ रई साहब के राइट हैंड है गुजरात में, बड़े करीबी बंदे हैं। इन्होंने मेरी ज़मीन पे बिल्कुल नजायज़ किस्म का कब्ज़ा किया है। इनके पास किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही आज तक किसी जगह पे इन्होंने पेश किया है। तो आपने इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रब्ता किया तो उनका इसके ऊपर क्या रद्द अमल था? मैंने चौधरी बरादरान जो हमारे गुजरात में हैं, इनके भाई भी हैं दूसरे भी, ये चौधरी शुजात साहब है, हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं। मैं इनके पास भी बंदे लेके गया, मैं परवेज़ रई साहब के पास भी गया, मैं इनके भाई हैं वजाज साहब, उनके पास नत हाउस गया, मैं इनकी कोठी है उधर वज़ौर पैलेस है गुजरात में, मैं उधर काफ़ी दफ़ा बंदे लेके गया और मेरा एक ही इनसे मुतालबा था कि आप सिर्फ, मैं नहीं कहता कि इनसे ज़मीन मुझे लेके दें, सिर्फ इनसे डॉक्यूमेंट चेक करें ताकि अगर जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है। तो इन्होंने बिल्कुल इसमें मेरी मदद तो नहीं की, अपने बंदों की इन्होंने सपोर्ट की है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपको कब इसके बारे में आगाही हुई? इसका जी, मेरा ये एक आरफ नाम का बंदा और एक पुलिस वाला, एक पटवारी या काफिज़े कुरान, ये 4 बंदे मुलव्वस हैं मेरे प्लॉट बेचने में। और ये जो मंडी मंजूर हुई है फ्रूट मंडी, ये 2003-04 में, और मेरा ये केस सन 2000 से स्टार्ट हो गया था। उस वक़्त ये ज़ाहिरी तौर पे तो कब्ज़ा ना हुआ, लेकिन ये हो गया कि ये हमारी ज़मीन है, वो आके इस तरीके से कि ये हम मालिक हैं इसके। अदरवाइज़ ना उन्होंने 4 दीवारी को छेड़ा, ना गेट लाया, ना दरख्त काटे और मेरा कब्ज़ा हूबहू इसी तरीके से था जिस तरीके से 1990 से आ रहा था। जब आपको मालूम पड़ा कि आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो गया तो फिर आपने उसके बाद क्या इक़दाम? मैंने उसके बाद अदालत से रुजू किया, क्योंकि जब मैं वापस आया तो मुझे पता चल गया कि ये कब्ज़ा फलां बंदे ने किया। तो फिर मैंने अदालत से रुजू किया कि जनाब ये कब्ज़े में मुदाखलत है, इतने अरसे से ये कब्ज़ा है, किसी वर्द वाहिद ने आज तक मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं दी। मेरा और मेरे वालिद साहब की खून पसीने की कमाई है जो सऊदीया में आप देख सकते हैं, ये कोई यूरोप वाली कमाई नहीं है। सऊदीया में तो आपने अपने खून से लड़ के तो कोई चीज़ बनानी है, अपना पेट काट के को बनाना है। तो हमने ये बनाई और उस वक्त जब हमें पता चला तो उसके बाद मैंने भागना शुरू किया अदालतों में, अदारों में, ओवरसीज़ कमीशन में, ओवरसीज़ फाउंडेशन में, मौसम में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, एंटी करप्शन के पास। मैंने कोई पाकिस्तान का अदारा छोड़ा नहीं, कोई वजीर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया। अच्छा नासिर अवान साहब, मौजूदा जो हुकूमत है वो काफ़ी ओवरसीज़ की बातें करती है कि हम ओवरसीज़ को रिलीफ फ्राहम करेंगे क्योंकि ओवरसीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस हवाले से ओवरसीज़ मिनिस्ट्री में जब रब्ता किया तो उनका क्या रद्द अमल था? मेरी इसमें ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जुल्फ़ी बहारी से बड़ी दफ़ा मुलाकात हुई है और जुल्फ़ी बहारी ने हमेशा मुझे कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाअल्लाह, और बिल्कुल मेरी मदद नहीं की।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप कमीशन पंजाब में चले जाएं, मेरा कंप्लेंट नंबर 465 है, तकरीबन 6-7 साल से वो चल रहा है। उसमें एक इनका बंदा है, एक लीगल ब्रांच में राजा ज़ुबैर साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मेरी भरपूर किस्म की इसमें मदद करने की कोशिश की और मेरे केस में दोबारा जी अब डायरेक्शन हुई है हाई कोर्ट से, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन से। बाकी मैंने पाकिस्तान के तमाम अदारों में, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भाई ये बताना चाहता हूँ या आपके प्रोग्राम के तवसत से कि ये जो वादे खान साहब कर रहे हैं या जो ये हो रहा है, कुछ भी ओवरसीज़ की सेफ्टी नहीं है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान में मलाई है, जो जिसका दिल करेगा कब्ज़ा करेगा, बगैर डॉक्यूमेंट के करेगा, डॉक्यूमेंट के करेगा, बगैर डॉक्यूमेंट के भी करेगा तो उसको पाकिस्तान का आइन और कानून पूछता है। आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन को, कि आपने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में कितनी दफ़ा कंप्लेन की और आपकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया गया? मेरे ऊपर एलिगेशन इन्होंने ये लगाए, मेरी कंप्लेंट है ये पोर्टल पर, सिटीजन पोर्टल पर, और जो आप रिपोर्टें आई हैं, मैं तो कहता हूँ इमरान खान मेरे केस में नोटिस ले और ये जो रिपोर्टें इन्होंने जमा कराई हैं ना सिटीजन पोर्टल पे गुजरात इंतज़ामिया ने, वो अपनी टेबल पे रखे एक मरतबा। उसमें इन्होंने मुझे ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर किया, इन्होंने मुझे ब्लैक मेलर डिक्लेयर किया, इन्होंने मेरे केस का तमाशा बनाने की कोशिश की। मेरा ये 27 पोर्टल पे जो आई हैं, भगा के मुझे इन्वेस्टिगेशन में कभी उधर बुला रहे हैं कभी उधर, और उसका रिजल्ट एक का भी नहीं निकला। जहां तक हमें ज़राए से मालूम हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आपकी जो ये प्लॉट का मसला था इसके ऊपर नोटिस लिया था। जी बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जी मेरा नोटिस लिया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को कहा है कि गुजरात से रिपोर्ट मंगवा लें। तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने मेरे सामने बैठ के जो बात मैसेज पास किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, वो ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब का भी इस केस के ऊपर प्रेशर नहीं लेना और मोनस इलाही साहब का भी प्रेशर नहीं लेना, हम ऊपर बैठे हुए हैं, हमें रिपोर्ट दें। तो जब डीसी गुजरात ने, मेरी 22 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है और डीसी गुजरात ने एक रिपोर्ट जमा कराई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि मैंने को 8 लाख का चेक लेके ये मल्ली साहब और दराजी साहब से राजीनामा कर लिया। आप हिसाब लगाएं कि मैं उस दिन से तकरीबन 2020 10 मार्च का ये वाक़या है जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और मेरी मुलाकात हुई। आज तकरीबन 3 साल गुजर गए हैं, वो आज तक साबित नहीं कर सके कि वो 8 लाख का चेक जो था तो वो मैंने बैंक से कैश कराया या कोई बैंक स्टेटमेंट आई है या कोई मैनेजर का बयान आया है। सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ और मेरे 20 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। ये इतना घटिया सिस्टम है, आप सोच नहीं सकते कि कोई गरीब बंदा ताकतवर के सामने इस पाकिस्तान में जो आइन और कानून चल रहा है इंसाफ का सोचे भी ना। बेशक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, बेशक वो सादा पाकिस्तानी है। नासिर अमान साहब, आपने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया, आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो उसके बाद क्या मतलब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या डायरेक्शन आई आपके? सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सामने जो पेश हुए वो पाकिस्तान के जो हालिया सदर हैं एहसन बोन साहब ये पेश हुए और ये हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में यही मेरे खिलाफ पेश होते हैं। तो जब पेश हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किए कि ये रिपोर्टें मंगवा लें गुजरात से। 2 जुलाई को, ये 2018 को उन्होंने रिपोर्टें मंगवाई। 10 जुलाई को जब दोबारा हम पेश हुए तो उस वक्त एहसन बोन साहब पेश हुए और मेरा केस उस वक्त सीनियर सिविल जज गुजरात में की अदालत में चल रहा था जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया, फिर भी आपका जो है आज तक आपको इंसाफ ना मिल सका, तो अब आपका अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल देखिए, मैं तो बिल्कुल केस जीत के बैठा हूँ। ये मेरे पास 2 जजमेंटें हैं। एक सीनियर सिविल जज गुजरात का फैसला है जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, वो मेरे हक में आया और कब्जा करने वाले ये परवेज़ इलाही साहब के बंदू के खिलाफ आया। एक इसकी पीर का फैसला है। जो 2 फैसले मैं लेके बैठूंगा, अपने बीवी बच्चे लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठूंगा कि इनकी जजमेंट करा के मुझे बता दें कि मैं आ रहा हूं कि ये परवेज़ इलाही साहब के बंदे आ रहे हैं। हमारा काम है कि आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाना। तो आप अपना आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? चूंकि आपका मसला जो हल करना है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है, तो आप उनको आखिरी अपना पैगाम हमारे तवस्सुल से क्या देना चाहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं 22 साल एक नजायज़ केस लड़ा हूँ कब्जे का, और कब्जे का केस पाकिस्तान की बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी से कब्जा चढ़ा सकें। तो मैं अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से कि इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए इस केस के ऊपर, कि इन्होंने मेरे साथ ये मेरा अशर इसलिए किया है कि मैं गरीब आदमी और यतीम आदमी हूँ, मेरे सामने ताकतवर लोग हैं और परवेज़ इलाही साहब के लोग हैं, इसलिए मुझे जलील किया गया।
इस जुडिशल कमीशन पूरी दुनिया को ओपन ट्रायल होना चाहिए मेरे केस का, ताकि हकायक पता चले। नीचे जो इदारे मेरे साथ कर रहे हैं, एंटी करप्शन में मैंने अभी आपसे बात की है कि इन्होंने 3.25 साल पटवारी जो जिंदा था उसको गुनाहगार लिख रहे थे और मार रहे थे ये पटवारी को, और आईजी की मदाखलत हुई तो जिंदा हुआ पटवारी। जब जिंदा हुआ तो इन्होंने गुनाहगार लिख के अगली रिपोर्ट में कहा जी इसका कसूर ही कोई नहीं आई, महकमे के सारे बंदे ये बचा गए। अब मुझे बताएं मैं किधर से जाके इंसाफ लूंगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब जब कंटेनर के ऊपर होते थे तो वो बड़े बड़े दावे करते थे कि ओवरसीज को वो अपने दौरे हुकूमत में आकर रिलीफ फराहम करेंगे। कब्जा माफिया जो है वो ओवरसीज के प्लाट्स के ऊपर कब्जा करते हैं। आज उनके दौरे हुकूमत में भी ओवरसीज के प्लाट के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब इस सारे मामले के ऊपर बेबस दिखाई दे रहे हैं। अगर वजीर आजम बेबस है तो इसका मतलब है इस मुल्क का कब्जा माफिया काफी बाअसर है, जिसने वजीर आजम को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही उर्दू टाइम्स से अपने मेजबान राजा अली हमजा को देंगे इजाजत। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।